हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि पी ब्लॉक में हमारा नाइट्रोजन परिवार जो है वो खत्म हो चुका है। उसमें जितने इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं या जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है वो सारा हम कंप्लीट करा चुके हैं। आज से स्टूडेंट हम पी ब्लॉक में ऑक्सीजन परिवार के तत्व स्टार्ट करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। आज हम बेसिक पढ़ेंगे ऑक्सीजन परिवार का, ठीक है। क्या क्या बेसिक है, कौन कौन से एलिमेंट्स रखे गए हैं, तो देखो सारी चीज़ें स्टूडेंट आपको तभी क्लियर होएंगी जब आप वीडियो को पूरा देखोगे, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं कि पी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स रखे गए हैं। तो यहाँ पर पहले हेडिंग डालो सबसे, आवर्त सारणी में स्थान, आवर्त सारणी में स्थान, पोजीशन इन पीरियडिक टेबल, पोजीशन इन पीरियडिक टेबल मतलब आवर्त सारणी में जो ऑक्सीजन परिवार के एलिमेंट्स हैं उनको कहां पर रखा गया है। तो समझो स्टूडेंट, अगर हम दीर्घाकार आवर्त सारणी की बात करें, किसकी बात करें, दीर्घाकार आवर्त सारणी की बात करें, तो जो 16वां वर्ग है, कौन सा, जो 16वां वर्ग है उसमें ऑक्सीजन परिवार के तत्वों को रखा गया है। किसको रखा गया है, ऑक्सीजन परिवार के तत्वों को, जो कि 15 वर्ग के बाद और 17 वर्ग से पहले है। तो यहां पर सबसे पहले अभी छोटी सी टेबल बना लोगे, ठीक है, जिससे कि आपको सब कुछ क्लियर हो। अगर हम मैंडलीफ की आवर्त सारणी या फिर मोजलिन ने जो संशोधित आवर्त सारणी बनाई थी उसके अकॉर्डिंग अगर इनके वर्ग लिखें तो इसका होगा स्टूडेंट 5th, इसका होगा आपका 6A और इसका होगा आपका 7th। ओके, ये ब्रैकेट में लिख लेना आप सभी, क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा स्टूडेंट, कौन कौन से एलिमेंट्स रखे गए हैं। देखो सब जो सही तरह, पहले तो हमने छोटी सी टेबल बना ली है ऐसी रफली। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि जो ऑक्सीजन परिवार है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए एक सूत्र लिखा है तो मैंने आप सभी को, ओ सी, कैसे लिख सकते हो, सलजम वाला सा बना सकते हो, TPO, TPO। आप ये सूत्र याद रख लेना। ओ का मतलब ओ हो गया, सी बन गया, सी, टी PO बन गया। तो ऑक्सीजन परिवार में स्टूडेंट ये एलिमेंट्स रखे गए हैं। अगर आप ये सूत्र याद रखते हो तो आप ये एलिमेंट्स कभी नहीं भूलोगे। तो सबसे पहले आप इस सूत्र को याद रखोगे। तो यहाँ पर लिख दो सारे एलिमेंट्स, O ऑक्सीजन, S सल्फर, C सिलीनियम, T टेलुरियम, PO का मतलब होता है पोलोनियम, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स हैं किसमें, ऑक्सीजन ग्रुप में रखे गए हैं। इन्हीं का हमें इस ग्रुप में अध्ययन करना है या इस फैमिली में अध्ययन करना है। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट 15 में कौन कौन से एलिमेंट्स रखे गए हैं। तो उसके लिए आप एक सूत्र याद रखोगे, नमकीन पराठे ऐसे सब बीमार, नमकीन पराठे ऐसे सब बीमार। एकदम बेसिक से पढ़ो यार, अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा ना पी ब्लॉक में तभी बहुत कुछ सिखा दूंगा, टेंशन ना लो। नमकीन से स्टूडेंट N, पराठे से बनता है P, ऐसे से बनता है AS, सब से बनता है SB और बीमार से बनता है BI। तो ये हमारे जो है, हमारा कह सकते हो नाइट्रोजन परिवार है, उसमें इन एलिमेंट्स को रखा गया है। तो यहाँ पर आप लिखोगे नमकीन पराठे ऐसे सब बीमार। ये क्या है, हमारा नाइट्रोजन परिवार है जिसका हम अध्ययन पहले कर चुके हैं। इसका अध्ययन हम करने वाले हैं और इसका अध्ययन हम आगे वाले लेसन में करेंगे। ओके, अब इसमें कौन कौन से, इसके लिए भी आप एक सूत्र याद रखना स्टूडेंट, फिर कल बरसे इंस्पेक्टर आंटी पर, फिर कल बरसे इंस्पेक्टर आंटी पर। फिर से बना F, कल से बना Cl, बरसे से बना Br, इंस्पेक्टर I, आंटी पर AT एस्टेटिन। तो ये क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। तो यहां पर आप इन सारे एलिमेंट्स को लिख दोगे, F, Cl, Br, I और AT। तो स्टूडेंट ये तो हो गया हमारा आवर्त सारणी में स्थान की बात कि ऑक्सीजन जो ग्रुप है उसको कहां पर रखा गया है। जो ऑक्सीजन परिवार के एलिमेंट्स हैं उनको नाइट्रोजन परिवार के बाद और हैलोजन परिवार से पहले रखा गया है। जो 17 ग्रुप है या 7th A है, इसको हम हैलोजन परिवार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैलोजन परिवार। आप इस चीज को याद रखना, हैलोजन परिवार के तत्व, जो कि हम अगला जो लेसन आएगा उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट ये तो थोड़ा बेसिक हो गया, ये आप सूत्र याद रखोगे, ऑक्सीजन परिवार याद हो जाएगा। इसको याद रखोगे, नाइट्रोजन परिवार में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो तैयार हो जाएंगे। इसको याद रखोगे तो आपको 17 ग्रुप तैयार हो जाएगा। क्लियर है सभी को। उसके बाद स्टूडेंट इसको हम डस्ट करते हैं। अब देखो इनके एटॉमिक नंबर जो होते हैं उनको भी आपको रटना नहीं है, ठीक है। कैसे समझोगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि आपको ये तैयार हो जाए। एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो, एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी अगर आपने पी ब्लॉक बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो भी। देखो उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट कि इनका एटॉमिक नंबर क्या है। अगर देखो आपको ऊपर वालों को थोड़ा बहुत याद है, जैसे इसका 7 होता है, इसका 8 होता है, इसका 9 होता है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। इसमें आप क्या करोगे, +8 ऐड करोगे। इस सूत्र को जितना भी पी ब्लॉक है सभी में फॉलो कर सकते हो, ठीक है, जो मैं यहाँ पर सूत्र बताने वाला हूँ। उसके बाद आप इसमें
18 ऐड करोगे, फिर उसके बाद फिर प्लस 18 ऐड करोगे, उसके बाद प्लस 32 ऐड करोगे। अगर आप ये पी ब्लॉक में किसी भी वर्ग में फॉलो करोगे तो ये रूल हमारा फॉलो हो जाएगा। 7 में 8 जोड़ोगे 15 हो गया, 15 में 18 जोड़ोगे 33 हो गया, 33 में 18 जोड़ोगे 51 हो गया, 51 में 32 जोड़ोगे 83 हो गया। बन गया। क्या इसको तैयार करना पड़ेगा, क्या ये रटना पड़ेगा? सबसे ज्यादा जो बच्चों को दिक्कत होती है इसी को रटने में निकल जाते हैं। तो रटना नहीं है, ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको रटना नहीं है, समझना है। समझ लो, ये सूत्र याद रख लो, पूरे पी ब्लॉक में कहीं पर ही फॉलो कर देना, लागू हो जाएगा। सेम यहां पर करो, 8 में 8 जोड़ोगे 16 हो गया, 16 में 18 जोड़ोगे 34 हो गया, 34 में 18 जोड़ोगे 52 हो गया, 52 में 32 जोड़ोगे 84 हो गया। क्या रटना पड़ेगा इसमें? बताओ, रटना पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, बस समझ लो बेटा, बहुत बेसिकली समझाऊंगा, टेंशन ना लो। 9 में 8 जोड़ोगे 17 हो गया, 17 में 18 जोड़ोगे 35 हो गया, 35 में 18 जोड़ोगे 53 हो गया, और 53 में 32 जोड़ोगे तो 85 हो गया। आपको ना तो ये एलिमेंट्स नेम याद करने पड़े और ना ही इनके एटॉमिक नंबर आपको याद करने की जरूरत है। बस मैंने जो ट्रिक्स बताई है ना, उनको अगर आप फॉलो करते हो तो स्टूडेंट आप आसानी से, चाहे नाइट्रोजन परिवार हो, चाहे ऑक्सीजन परिवार हो, चाहे हेलोजन परिवार हो, इनके एलिमेंट्स को तैयार कर सकते हो। तो आवर्त सारणी में स्थान कहाँ पर है? नाइट्रोजन परिवार के बाद और हेलोजन परिवार से पहले ऑक्सीजन परिवार के तत्वों को रखा गया है। ये तो बात होगी स्टूडेंट आवर्त सारणी में स्थान की। उसके बाद बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, क्योंकि एक जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। आपने फर्स्ट ईयर में सभी ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखा होगा, ठीक है, आबॉग के नियमानुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम किसके इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात कर रहे हैं स्टूडेंट? केवल ऑक्सीजन परिवार की। तो यहां पर सारे एलिमेंट्स लिख लोगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। इन्हीं का आपको सभी का इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है। मैं फास्ट कर दे रहा हूं और अरेंज करके लिखूंगा, ठीक है ना स्टूडेंट? आप के नियमानुसार आप करके देख सकते हो, जो मैं लिखने वाला हूं वही निकल के आएगा। क्योंकि अगर मैं आपको ये समझाऊंगा तो स्टूडेंट इसी में मेरा पूरा का पूरा टाइम निकल जाएगा। आप सभी को इतना तो आता होगा, ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर में जरूर पढ़ा होगा। इसका करते हो तो क्या होता है समझ लो। पहले इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास है, जो ऑक्सीजन परिवार है, उसका होता है स्टूडेंट NH2 NP4। क्या होता है? NH2 NP4। आपको ये सूत्र याद रखना है। चाहे ऑक्सीजन हो, इसकी बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉन विन्यास ये होगा, चाहे सल्फर हो, उसका भी यही होगा। कैसे? अभी आपकी समझ में आ जाएगा। देखो, इसका करोगे 1s2 2s2 2p4, और उसके बाद काउंट करना स्टूडेंट कितना हो गया? 2 और 2 4 और 4 8 हो गया 8। यहां पर देखो, इसमें 2 है और 4 है। n क्या यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या है या कक्षा की संख्या कह सकते हो। तो n यहाँ पर देखो 2 है, आगे 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी। नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन इसका जो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो सेम रहने वाला है। इसका करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, बस खत्म। काउंट कर लो, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 4 16 हो गया। यहां पर भी कितना है आपका? 16। इसी तरीके से स्टूडेंट आप पूरे ग्रुप का अगर आप इलेक्ट्रॉन विन्यास करके दो, पूरी फैमिली का करके दोगे, तो सभी के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास सेम निकल के आएगा। मैं इसका जल्दी जल्दी कर दे रहा हूं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 और 4p4, ठीक है। आगे इसका निकल के ये सभी को स्टूडेंट सिखाया गया होगा फर्स्ट ईयर में। तो मैं यहाँ पर बेसिकली आपको समझा दे रहा हूं कि इनके जो बाह्य कोश है उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ये होता है। सभी का निकल के आ रहा है, इसका भी देखो यही निकल के आया, इसका भी यही निकल के आया और इसका भी यही निकल के आया। हमें इससे मतलब नहीं है 4 लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, क्योंकि n चेंज हो सकता है, लेकिन s में 2 है, p में 4 है, सभी में ऐसा ही हो रहा है। उसके बाद टेलुरियम की बात करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 और 5p4। ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा किसका? टेलुरियम का। सेम आप पोलोनियम का भी कर सकते हो। इसको स्टूडेंट आप अपने आप करना। तो इसकी बाह्य कोश में आएगा स्टूडेंट, याद रखना, 6s2 और 6p4। कितना आएगा? 6s2 6p4। आप करके देख सकते हो इसका। तो हमने क्या देखा कि जितने भी ऑक्सीजन परिवार में एलिमेंट्स रखे गए हैं सभी के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास NH2 NP4 है। इसी वजह से इन सभी को एक ही वर्ग में रखा जाना उचित है। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में क्या आता है स्टूडेंट वो जान लो। क्वेश्चन पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, में यहां लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, क्योंकि आपको यही तैयार करना है स्टूडेंट कैसे आता है क्वेश्चन। आधार पर ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम ऐसे करके डेडेस लिखा होगा के तत्वों की आवर्त सारणी में, के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना कीजिए। या फिर इन एलिमेंट्स की जगह वो कह देगा ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना कीजिए। कैसे भी बोले, चाहे ऐसे बोले
यहाँ पर इनको दे दे या फिर इसकी जगह ऑक्सीजन परिवार कह दे। आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, सबसे पहले इसका थोड़ा सा बेसिक बताओगे कि आवास सारणी में इनको कहाँ रखा गया है, ठीक है, समझ लो कैसे क्वेश्चन का आंसर देना है। उसके बाद किसके आधार पर पूछा उसने, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, तो उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओगे। उसके बाद स्टूडेंट इसमें कुछ सामान्य लक्षण होते हैं, वो आपको लिखने पड़ते हैं, जो कि मैं आपको समझाने वाला हूं आगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि आवास सारणी में ऑक्सीजन परिवार के तत्वों को कहां रखा गया है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको डस्ट करते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन परिवार के जो तत्व हैं उनके कुछ सामान्य लक्षण हैं, उनके बारे में जानते हैं। और वीडियो पसंद आ रही, वीडियो को लाइक और शेयर स्टूडेंट जरूर करना, ठीक है, क्योंकि जितनी बड़ी फैमिली होगी ना उतना ही मजा पढ़ाने में भी आएगा। और आप सभी को स्टूडेंट धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है ना, और विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस। तो देखो स्टूडेंट, अब आके मैं थोड़ा सा इनके लक्षणों की बात कर लेता हूं कि इस वर्ग में संयोजकता किस तरीके से होगी, ठीक है, सारी चीजें जानने वाले, टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो स्टूडेंट, अगर हम ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की बात करें तो देखो यहां पर आपको सारी चीजें जरूरी हैं। देखो संयोजकता की बात करते हैं, वैलेंसी की, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, वैलेंसी। तो देखो ऑक्सीजन की स्टूडेंट जो सामान्य संयोजकता है वो 2 होती है, किसकी, ऑक्सीजन की। लेकिन इसमें ऑक्सीजन के साथ साथ आप सभी को पता है सल्फर भी है, सिलीनियम भी है, टेलुरियम भी है, पोलोनियम भी है। और ऑक्सीजन की सामान्य संयोजकता कितनी है, 2। लेकिन वर्ग के जो अन्य तत्व हैं इनकी संयोजकता 2, 4 व 6 हो सकती है, 2, 4 व 6 हो सकती है, लेकिन ऑक्सीजन की केवल 2 ही होगी। तो पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है, ऑक्सीजन की सामान्य संयोजकता 2 होती है, लेकिन वर्ग के अन्य तत्व 2, 4 व 6 संयोजकताएं भी प्रदर्शित करते हैं। पहले पॉइंट में आप ये लिख लोगे, ठीक है। मैं यहाँ पर थ्योरी नहीं लिख रहा स्टूडेंट, आपको बता दे रहा हूँ। ऑक्सीजन की सामान्य संयोजकता कितनी होती है, 2, लेकिन वर्ग के जो अन्य एलिमेंट्स हैं वो 2, 4 व 6 संयोजकताएं भी प्रदर्शित करते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सारे पॉइंट्स आपको लिख के आने पड़ेंगे स्टूडेंट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैंने आपको बताया था। तो देखो अगर हम ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो सामान्यतः स्टूडेंट -2 होती है, कितनी होती है, -2। लेकिन पेरोक्साइडों में -1 होती है, ये भी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है स्टूडेंट, सभी ने पढ़ा होगा। लेकिन OF2 एक ऐसा कंपाउंड है स्टूडेंट जिसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है या ऑक्सीकरण संख्या है वो +2 होती है। क्या, ऑक्सीजन की जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है वो -2 होती है, लेकिन पेरोक्साइडों में -1 होती है। और OF2 एक ऐसा यौगिक है जिसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +2 होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपसे कहूं कि H2SO4 है, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -2 होगा। लेकिन H2O2 है, ये एक पेरोक्साइड है, तो इसमें कितना होगा स्टूडेंट, -1 होगा। तो सामान्य संयोजकता जो है वो कितनी होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है, लेकिन पेरोक्साइडों में -1 और OF2 में +2 होती है। आपको इतना तैयार कर लेना है। बात करते हैं अन्य जो कंपाउंड्स हैं स्टूडेंट उनकी, कि उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट किस प्रकार से परिवर्तित होगा। तो देखो सल्फर की बात करें, किसकी बात करें, सल्फर की। तो सल्फर की जो ऑक्सीकरण अवस्था है स्टूडेंट वो -2 से लेकर +6 तक परिवर्तित हो सकती है। मतलब ये -2 में भी यौगिक बना सकता है और +6 में भी यौगिक बना सकता है। और जो वर्ग के अन्य तत्व हैं वो +4 व +6 इन दोनों में यौगिक बना सकते हैं, +4 में भी बना सकते हैं और +6 में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, पेरोक्साइड में -1 होती है, लेकिन OF2 में +2 होती है। सल्फर जो है वो -2 से लेकर +6 संख्याओं में ऑक्सीकरण अवस्थाओं में यौगिक बनाता है, और वर्ग के जो अन्य तत्व हैं +4 और +6 ऑक्सीकरण अवस्थाओं में यौगिक बना सकते हैं। ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद अगर हम इनकी भौतिक अवस्था की बात करें, 4 एलिमेंट्स आप सभी को दिखाई दे रहा है, इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। कितने एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 4, अब सॉरी 5। अब देखो सबसे पहले ये तो गैस है, लेकिन वर्ग के जो अन्य सभी तत्व हैं, ये ठोस है, ये भी ठोस है, ये भी ठोस है और ये भी ठोस है। तो याद रखना अगर भौतिक अवस्था की बात करें तो इस वर्ग में केवल ऑक्सीजन गैस है और वर्ग के अन्य सभी तत्व ठोस हैं। तो आप यहां पर यही लिखोगे, ऑक्सीजन गैस है तथा वर्ग के अन्य सभी तत्व ठोस हैं। ये आप हेडिंग लिख सकते हो भौतिक या फिजिकल स्टेट में। फिर मेटलर्जी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें या धात्विक लक्षण की बात करें तो वर्ग में जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं स्टूडेंट, इनका जो धात्विक लक्षण है, धात्विक गुण है, वो क्रमशः बढ़ता है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सिलीनियम हो गया, टेलुरियम हो गया, पोलोनियम हो गया। ये अधातु है, ये भी अधातु है, ये भी अधातु है, ये भी अधातु है, लेकिन पोलोनियम जो है वो उपधातु है, ठीक है। इस चीज को आप याद रखना। तो जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो इनका धात्विक
जो लक्षण है या गुण है वो क्रमशः बढ़ता चला जाता है। पहले अधातु, फिर अधातु, फिर अधातु, फिर अधातु और ये उपधातु। तो वर्ग में ऊपर से नीचे को जाने पर धात्विक लक्षण क्रमशः बढ़ता है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, संयोजकता कैसे होती है, ऑक्सीडेटिव अवस्था क्लियर हो गया, भौतिक अवस्था क्लियर हो गया और धात्विक लक्षण भी क्लियर हो चुका है। उसके बाद देखो आपको 1-2 पॉइंट्स और लिखने हैं स्टूडेंट। नंबर 5 आप लिख सकते हो आयनन विभव। आयनन विभव, अब सबसे पहले थोड़ा सा बच्चे का एक कमेंट आया था कि सर जी आयनन विभव क्या होता है, पहले ये बता दो। तो मैं आयनाइजेशन पोटेंशियल कह सकते हो, एनर्जी कह सकते हो, जो चाहते हो वो कह सकते हो। इसको वोल्ट में मापा जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो देखो कोई भी उदासीन गैसीय परमाणु है, जैसे सपोज करो Na है, 281 हो गया। अगर हम इसकी बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो हमें सोडियम परमाणु को जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी उसी को हम आयनन विभव कहते हैं। तो किसी उदासीन गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन विभव कहते हैं और इसे वोल्ट में मापा जाता है। और वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे की ओर चलोगे तो आयनन विभव का मान क्रमशः घटता है। क्या होता है स्टूडेंट, क्रमशः घटता है। वर्ग की बात करो, ऐसे करके जब चलोगे तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन विभव का मान क्रमशः घटता है। आवर्त में तो बढ़ता है, ऐसे करके क्या होता है स्टूडेंट, ये आवर्त होता है, तो ऐसे करके तो बढ़ेगा आवर्त में, लेकिन ऊपर से नीचे जाओगे तो क्रमशः घटेगा। तो आयनन विभव आप इस तरीके से तैयार कर लोगे। तो स्टूडेंट ये 5 पॉइंट्स आप लिख के आते हो, आवर्त सारणी में स्थान बताते हो और इलेक्ट्रॉन विन्यास बताते हो। तो आपको पूरे के पूरे, अगर 3 नंबर का सवाल है 3 नंबर मिल जाएंगे, 4 का 4 मिल जाएंगे, जितने नंबर का सवाल आता है 5 का तो 5 मिल जाएंगे। जितने नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा उतने नंबर आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे अगर आप ये सारे पॉइंट्स लिख के आते हो तो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षाओं में चारों वर्गों में से स्टूडेंट एक जरूर आता है, तो आप सही तरह स्टडी कर लेना, ठीक है। तो यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। इसी को देखो अपनी भाषा में लिखना है। संयोजकता क्या होती है मैंने बता चुका हूं, ऑक्सीडेटिव अवस्था क्या होती है ये भी आपको क्लियर है, भौतिक अवस्था क्या होती है ये भी क्लियर हो गया होगा, धात्विक लक्षण ये भी क्लियर है और आयनन विभव ये भी क्लियर है। तो आज हमने स्टूडेंट केवल ऑक्सीजन परिवार का थोड़ा सा बेसिक जाना है, तो कुछ ज्यादा हार्ड आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। जो बोर्ड परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वही पढ़ने की जरूरत है। अब देखो ऑक्सीजन परिवार में आपको कौन कौन से यौगिक पढ़ाऊंगा स्टूडेंट, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ठीक है। देखो एक पहला तो स्टूडेंट वैसे डाइऑक्सिन है, अगर आप सभी चाहते हो डाइऑक्सिन में आपको पढ़ाऊं, क्योंकि ऑक्सीजन परिवार ऑक्सीजन है, इसके यौगिक हैं तो डाइऑक्सिन है। एक आपका ओजोन भी है, डाइऑक्सिन हो गया, एक आप डाइऑक्सिन, ठीक है, एक आपका ओजोन है। ये दोनों तो स्टूडेंट, इसमें से डाइऑक्सिन स्टूडेंट मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। अगर आप चाहते हो आप ये आपको पढ़ाया जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। जो भी बच्चे चाहते हैं कि आपको डाइऑक्सिन भी पढ़ाया जाए तो कमेंट करके जरूर बताना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करना, जिसकी वजह से मैं आपको डाइऑक्सिन भी पढ़ा दूंगा। ओजोन तो स्टूडेंट आपको पढ़ाया जाएगा। ओजोन बनाने की 3 विधियां हैं, 2 प्रयोगशाला विधियां हैं और 1 औद्योगिक विधि है। सीमेन का ओजोनाइजर, ब्राडी का ओजोनाइजर, ये प्रयोगशाला विधियां हो जाती हैं, और सीमेन हाल्स्के का ओजोनाइजर वो आपका औद्योगिक विधि में आएगा। तो ये सारे तीनों, सीमेन का भी कराऊंगा, ब्राडी का भी कराऊंगा, सीमेन हाल्स्के का भी कराऊंगा, फिर डायग्राम कराऊंगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन के यौगिक हो गए। फिर सल्फर के यौगिक है स्टूडेंट, इसमें आपका सल्फर डाइऑक्साइड है। इंपॉर्टेंट पढ़ना, आपको फालतू नहीं पढ़ना है। सल्फर डाइऑक्साइड में आपको पढ़ाऊंगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल की भी स्टूडेंट 2 विधियां हैं, एक है आपकी संपर्क विधि और दूसरी आपकी लेड कक्ष विधि, जो कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए ये मान लो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2020 के लिए। ये मान लो ये क्वेश्चन तो पेपर में रखा हुआ है, आपको 5 अंक ये फ्री के मिलने वाले हैं, क्योंकि या तो आपने नाइट्रिक अम्ल में या फिर इससे जरूर पूछा जाता है बोर्ड परीक्षाओं में। तो ये स्टूडेंट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ऑक्सीजन परिवार में। तो देखा जाए तो स्टूडेंट हमारा 4 या 5 दिन में, 3 या 4 दिन में कोशिश करूंगा कंप्लीट करा दूं, क्योंकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट। उसके बाद आपका हेलोजन परिवार है, उसमें ज्यादा कोई टॉपिक्स नहीं है। उसी तरीके से जो जीरो ग्रुप है उसमें भी ज्यादा टॉपिक्स नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे स्टूडेंट कि आपका जो मैक्सिमम जो सिलेबस है पी ब्लॉक का वो इसी मंथ में कंप्लीट हो जाए।